इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मिस मरकरी की क्लास में सबका वेलकम। मेरा नाम प्लेनेट मरकरी है। मैं प्लेनेट में सबसे छोटी और सूरज के सबसे करीब मौजूद हूँ। मेरा और सूरज का फासला सिर्फ 57.91 मिलियन किलोमीटर है। मेरा नाम सबसे पहले कदीम यूनानी लोगों ने अपने देवता नादू के नाम पर रखा। मेरी तख्लीक 4.6 बिलियन साल पहले की गई। सूरज के करीब होने की वजह से मैं 88 जमीनी दिनों में सूरज का एक चक्कर सबसे पहले मुकम्मल कर लेती हूँ। यह हमारे निज़ाम शमसी में मरकरी चांद से बड़ा नहीं है। सूरज से इसका फासला करीबन 58 किलोमीटर है। दिन में मेरा टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस यानी 800 फ़ारेनहाइट डिग्री होता है। ये इतना गर्म है कि लेड को भी मेल्ट कर दे। जमीन की तरह मेरा कोई चांद नहीं। मेरे बारे में मजीद जानने के लिए अगली एपिसोड जरूर देखिएगा। अभी हम अपने आज के टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। आज के टॉपिक में हम इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को समझने के लिए मिस्टर एंडरसन हमें इक्विलिब्रियम क्या होता है उसके बारे में बता रहे हैं। चलिए अब इस वीडियो में देखते हैं। हाय, मैं एंडरसन हूँ और ये केमिस्ट्री एसेंशियल्स की वीडियो 64 है। ये केमिकल इक्विलिब्रियम पर है और मैं इसे कुछ दिखाकर शुरू करना चाहता हूँ। मैं पानी को एक जार से दूसरे में डाल रहा हूँ और इस तरह ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि जब मैं इसे बाएं से दाईं तरफ हरकत देता हूं, तो मैं एक बड़ा ग्लास पानी को हरकत देने के लिए इस्तेमाल करता हूं, रिएक्टेंट्स की तरफ से प्रोडक्ट्स की तरफ जाने के लिए। लेकिन जब मैं वापस प्रोडक्ट की तरफ हरकत देता हूं, तो ये सारा नहीं भरता। अब ये तकरीबन 7 मिनट लेगा ऐसा करने के लिए, तो इसलिए मैं इसे 1000 मरतबा तेज करने लगा हूँ। और आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं और कुछ प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में। और आप शायद ये कह सकते हैं कि बाएं तरफ खाली हो जाएगी, लेकिन मैं सारा पानी बाहर नहीं हासिल कर सकता। बस क्या होगा, क्या ये इक्विलिब्रियम की हालत पर पहुंच गया है, जबकि पानी जो कि मैं आगे और पीछे कर रहा हूं वो बराबर है। बस ये इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया है। और इसी तरह रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं और इसी तरह वक्त के साथ इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंच जाता है। और क्या हो रहा है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आगे और पीछे हरकत करते हैं। इस तरह हम कांस्टेंट को निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन से तकसीम करके। हमने पिछली वीडियो में ये सीखा था कि के तक पहुंचने से पहले हम क्यू निकाल सकते हैं, जो कि बिल्कुल ऐसी ही चीज है जब तक हम असल इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंच जाते। और हम जो कर सकते हैं वो ये है कि हम क्यू और के की वैल्यू का आपस में मुआवजा करें और पेशगोई कर सकें कि आगे रिएक्शन में क्या होने वाला है। एक मिसाल जो कि मैं इसमें इस्तेमाल करूंगा वो हैबर प्रोसेस की है। ये ऐसा अमल है जिसके जरिए अमोनिया को बनाया जाता है। बस हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को ले रहे हैं। हम इससे अमोनिया बनाएंगे जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। बस अगर हमें कंसंट्रेशन और वक्त को देखना पड़े तो हमें एक ग्राफ हासिल होगा जो कि इस तरह से नजर आता है। शुरू में हमारे पास रिएक्टेंट्स ज्यादा होंगे और बाद में प्रोडक्ट्स, और इस तरह आखिरकार ये एक ऐसे नुक्ते पर पहुंच जाएंगे जहां ये वक्त के साथ एक जैसे रहेंगे। यही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब मैं आपको एक मुख्तलिफ ग्राफ दिखा रहा हूँ जिसमें हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को देखने की बजाय रिएक्शन की शरह को देखेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन की शरह और बैकवर्ड रिएक्शन की शरह। अब हमने इन दो चीजों को आपस में क्यों मिलाया है, इस मुजाहरे को याद रखते हुए पीछे जाइए। वो मिकदार जो कि मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन में बाएं से दाएं की तरफ हरकत दे रहा था, वो उस मिकदार के बराबर थी जो मैं रिवर्स रिएक्शन में वापस हरकत दे रहा था। और अगर मुझे दिखाना पड़े कि मैं के और क्यू की वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो इसके लिए असल में शुरू करते हैं। ये बहुत आसान है। आप कहें कि हम सिर्फ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदार को देखते हैं और मैं ऐसा सिर्फ इक्विलिब्रियम पर कर सकता हूँ। मैं ये कैसे हल कर सकता हूँ? मैं आसानी से प्रोडक्ट्स पर रिएक्टेंट्स का तनासुब लूंगा। मेरे पास यहाँ कितने प्रोडक्ट्स हैं? हम कह सकते हैं कि 2। और रिएक्टेंट्स कितने हैं? ये 4 हैं। और मेरी के की वैल्यू क्या होगी? ये 0.5 हो जाएगी। अब इक्विलिब्रियम में और पीछे चलते हैं। यहाँ पर भी सब कुछ वैसे ही हो रहा है। ये भी दूसरे लफ्जों में 0.5 ही होगा, मतलब के, और हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक जैसा रहेगा जब तक हम इक्विलिब्रियम पर रहेंगे। लेकिन ये देखते हैं कि ये पहले कैसा लग रहा था। अब हम क्यू की वैल्यू को हल करते हैं जो कि इक्विलिब्रियम पर पहुंचने से पहले का है। बस मेरे पास इसकी वैल्यू 0.1 आई है और अगर मैं सीधा इधर हरकत करूं तो मेरे क्यू की वैल्यू क्या होगी? ये 0 होगी, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट्स 0 हैं।
और इस तरह क्या होगा अगर मेरे पास Q की वैल्यू K से कम आई? इसका मतलब है ये सीधे हाथ की तरफ जाएगा। दूसरे लफ्जों में, जब तक हमारी Q की वैल्यू K से कम आएगी, रिएक्शन सीधे हाथ की तरफ ही जाएगा। दूसरे लफ्जों में, हम रिएक्टेंट से ज्यादा प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। अगर हम इस तरह का रिएक्शन देखें, मुझे आपको अपनी K की वैल्यू दोबारा दिखाने दें। ये बिल्कुल इस जैसी होगी क्योंकि हमारे पास उसी मिकदार में प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह आप रिएक्टेंट्स के लिए Q की वैल्यू तलाश कर सकते हैं और इस तरह हमारी Q की वैल्यू 1 होगी और यहाँ की क्या होगी? ये 5 होगी और इस मामले में हमारी Q की वैल्यू K से बड़ी होगी। अब ये बाईं तरफ हरकत करेगा, हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की तरफ जाएंगे और इसी तरह अगर आपको K और Q की वैल्यूज दी जाएं तो आप फौरन पहचान जाएंगे कि आप सीधी दाईं तरफ हरकत करेंगे या बाईं तरफ, और कभी कभार ये मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसे एक नंबर लाइन पर डालें। अगर मैं K और Q की वैल्यू एक नंबर लाइन पर डालूं तो K वो होगा जहां मैं जाना चाहता हूं, जबकि Q वो है जहां मैं खड़ा हूं। मैं कहां जाना चाहता हूं? मुझे बाएं तरफ जाना है। मैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की तरफ जाऊंगा। अब इन केमिकल्स की तरफ देखें जो इस रिएक्शन में हो रहा है, इन गैसेस की तरफ देखें जो इस हैबर प्रोसेस में हो रहा है, और ये एक आम इक्विलिब्रियम है। इस अमल में हम बहुत ज्यादा हाइड्रोजन गैस के साथ शुरू करते हैं और अभी कोई अमोनिया नहीं है, और वक्त के साथ साथ ये इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा जहां इन सब की कंसंट्रेशन एक जैसी हो जाएगी। अब हम इन सब की एक मुख्तलिफ मिकदार लेते हैं, ये भी वक्त के साथ साथ उसी तरह इक्विलिब्रियम के नुक्ते पर पहुंच जाएगा। बस एक मर्तबा अगर कंसंट्रेशन वक्त के साथ एक जैसी हो जाए तो इसका मतलब है कि हम इक्विलिब्रियम पर पहुंच गए हैं। और जब मैं आपको पहली कैलकुलेशन दिखा रहा था, मैं उस वक्त इन मसाइल में पैदा होने वाली मुश्किलात को छुपा रहा था और इसको आपके लिए बहुत आसान बना रहा था। और जब आप असल K की वैल्यू को देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि ये क्या है, कि रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस इक्वेशन पर मुनहसर है या फिर केमिकल्स पर, और ये इस तरह आम शक्ल है K की वैल्यू को निकालने के लिए। और अगर हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हमारे पास यहाँ 2 रिएक्टेंट्स हैं और यहाँ एक छोटा a और छोटा b केमिकल के मोल्स की नुमाइंदगी करता है, ये वो शक्ल है जो हम यहाँ लिखने वाले हैं। और अगर हम प्रोडक्ट्स से शुरू करें तो याद रखें कि प्रोडक्ट्स ऊपर होते हैं और हमारे पास C की कंसंट्रेशन है जो कि ये केमिकल होगा, और ये मोल की पावर तक उठाया जाता है जो कि C की पावर तक उठाया जाएगा। ये D की कंसंट्रेशन होगी और छोटे d की पावर पर उठाई जाएगी। अब मुझे आपको एक मिसाल दिखाने दें जो कि काफी आसान है। बस आप ये कहें कि ये इक्वेशन यहाँ है। मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन कैसे लिखूंगा? बस इसे नमूने के तौर पर इस्तेमाल करते हुए मैं अपने प्रोडक्ट्स को ऊपर रखता हूँ और मेरे रिएक्टेंट्स नीचे हैं, तो ये इस तरह नजर आता है। और ये मेरी नाइट्रोजन गैस है बिल्कुल यहाँ पर। इसकी कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई किया जाएगा पानी की कंसंट्रेशन से। ये दूसरी पावर तक क्यों उठाई जाएगी? क्योंकि हमारी मोल वैल्यू 2 होगी यहाँ सामने। अब रिएक्टेंट्स की तरफ आते हैं। हम अपने नंबर को 2 पावर तक उठाते हैं और हाइड्रोजन की वक्त के साथ कंसंट्रेशन को भी 2 पावर तक उठाते हैं। आपको इस तरह की प्रॉब्लम देने से पहले मुझे ये बताएं कि क्या आप इसको हाबर प्रोसेस के लिए हल कर सकते हैं? क्या आप हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तलाश कर सकते हैं? आप वीडियो को रोकना चाहेंगे और एक कोशिश करना चाहेंगे, लेकिन इसका जवाब ये है जो इस तरह नजर आता है। बस ये पिछली वाली से थोड़ी सी मुख्तलिफ है क्योंकि हमारे पास एक प्रोडक्ट है। हमारे पास K के ऊपर बस एक ही चीज होगी और ये अमोनिया होगी जो दूसरी पावर तक उठाई जाएगी। हमारी हाइड्रोजन तीसरी पावर तक उठाई जाएगी और हमारी नाइट्रोजन पहली पावर तक उठाई जाएगी। अब K की वैल्यू को कैसे हल करते हैं? ये मोलर वैल्यू है। क्या आप K को हल कर सकते हैं? हम पहले रिएक्शन को लिखने से शुरुआत करते हैं। तो ये अमोनिया है जो कि नाइट्रोजन की दूसरी पावर तक उठाई जाएगी और हाइड्रोजन तीसरी पावर तक उठाई जाएगी, और आप इन वैल्यूज को आसानी से लगाएंगे। तो हम 0.157 लगाएंगे जो कि ऊपर हमारी अमोनिया की कंसंट्रेशन है। हम इसको ज़र्ब देंगे और मेरे 0.0602 की मिकदार आ जाएगी, और इसके 3 अहम आदाद हैं। बस ये K को हल कर रहा है। अब एक बर्फ के मेज पर देखें। एक बर्फ का मेज आपको दिखाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन, पहले तमाम तब्दीलियां और फिर आखिर में इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। और अगर आपको ये इक्विलिब्रियम लिखी हुई दी जाए एक रिवर्सिबल रिएक्शन की, तो आप Q को निकाल सकते हैं। Q की वैल्यू बिल्कुल यहाँ होगी। अब मैं इसको दोबारा कैसे लिखूंगा? ये पानी है जो कि दूसरी पावर तक उठाया जाएगा क्योंकि हमारे पास 2 मोल्स हैं नाइट्रोजन की निस्बत से। ये बहुत आसान और हकीकी है क्योंकि ये दोनों वैल्यूज 0 हो जाएंगी। बस अगर मैं इन वैल्यूज को लगाऊं मुझे 0 मिलेगा और मेरे पास Q की वैल्यू 0 होगी। बस हम कहते हैं कि ये हमारी शुरू की हालत है। क्या आप इक्विलिब्रियम की हालत निकाल सकते हैं? अगर मैं आपको इस नुक्ते पर मोलैरिटीज दूं, बिल्कुल ऐसे ही K की वैल्यू इसके बराबर होगी। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ लगाऊं और फिर इसको ज़र्ब दूं तो मेरे पास 650 वैल्यू आएगी। 2 अहम आदाद हमारे पास यहाँ 1 हैं। ओके, बस एक दफा आप Q और K हासिल कर लें तो
आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन किस तरफ जाएगा, या तो ये सीधी तरफ राइट पर जाएगा या फिर बाएं तरफ। अच्छा, तो ये बहुत आसान है। जब हमारी Q की वैल्यू K की वैल्यू से कम होगी तो रिएक्शन सीधी तरफ जाएगा। हम अपने रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में तब्दील कर रहे हैं। हम असल में अपने बाकी टेबल को तलाश कर रहे हैं। हम अपनी तब्दील शुदा वैल्यूज को यहाँ से तलाश कर सकते हैं। अगर ये 1 और ये 0.062 है, हम असल में 0.038 को इसमें से निकाल रहे हैं। बस मैं अपनी वैल्यूज यहाँ से निकाल सकता हूँ, बदली हुई वैल्यूज, और आप यहाँ एक दिलचस्प पैटर्न देखेंगे। अगर हम इन तमाम वैल्यूज को देखें, ये सब आसान है। हम या तो इस जैसी ही मिकदार इसमें से निकालते हैं और या इसमें जमा करते हैं। ये एक जैसी क्यों है? क्योंकि मोलैरिटी जो यहाँ सामने है ये भी एक जैसी है। जो असल में हमने यहाँ इजाद किया है वो स्टीशियोमीट्री है। बस अगर हम इसको देखें, हम नाइट्रोजन गैस डाल रहे हैं। यहाँ ये आधा क्यों है? क्योंकि हमारे पास इसका सिर्फ एक ही मोल है। और अब स्टीशियोमीट्री हमें बर्फ के मेज की दूसरी कतार को समझने में मदद देगी। यहाँ आपको एक काम लाजमी करना पड़ेगा। Q की वैल्यू को हल करें और K की वैल्यू को भी हल करें और फिर तलाश करें कि दरमियान में क्या है। लेकिन ये भी एक आम सी प्रॉब्लम है। आए कहते हैं मैं आपको सिर्फ अपनी K वैल्यू और Q वैल्यू देता हूँ और अब आपको बाकी का टेबल ढूंढना है। अच्छा, तो आप पहली चीजों को कैसे हल करेंगे? आप देख सकते हैं कि हमारी Q की वैल्यू K से कम है, तो इसलिए ये दाएं तरफ जाएगी, या बाएं तरफ, तो हमें पता है कि ये दाएं तरफ जाएगी। और इस तरह मैं इन वेरिएबल्स को भर सकता हूँ। और अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? अब मैं एक मिकदार को इसमें से कम करने जा रहा हूँ। चलें इस मिकदार को x का नाम देते हैं। अब मैं यहाँ 2x क्यों लगा रहा हूँ? अगर हम वापस जाएं और अपनी इक्वेशन को ऊपर से देखें, यहाँ इसके 2 मोल्स हैं, बाकी 2 गैसेस के, और एक मोल है। और मैं जानता हूं कि इनके दरमियान शरह 2:1:1 हो जाएगी। ये मनफी और ये मुस्बत क्यों है? ये इसलिए है कि हम रिएक्टेंट्स की मिकदार को कम कर रहे हैं, इसलिए ये इक्वेशन बाएं से दाएं चल रही है। हमें पता है कि यहाँ ये मनफी मिकदार है। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मैं इसको तलाश करूंगा। अब मैं अपना 1 - x लगाऊंगा। मैं यहाँ 1 - x कैसे कर रहा हूँ? मैं अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट दोबारा तलाश कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि x कैसा है, मुझे नहीं पता कि x क्या है, लेकिन अब चूंकि मुझे पता है कि k की वैल्यू क्या है, ये 16 के बराबर है, और मेरे पास अब सिर्फ एक वेरिएबल है। अब मैं इसको हल कर सकता हूँ। आप इसको कैसे हल करेंगे? पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। बस मैं इसे कैसे करूंगा? ये मेरी HI की कंसंट्रेशन है जो कि दूसरी पावर तक उठाई जाएगी, क्योंकि यहाँ हमारे पास इसके 2 मोल्स हैं। और अब मैं इनकी वैल्यू लगाने लगा हूँ, तो अब यहाँ क्या होगा? यह आसान है, ये 2x होगा। अब मैं इसको ऐसे लगाऊंगा और फिर मैं अपनी कंसंट्रेशन को नीचे लगाऊंगा, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज हैं, तो हम इसका स्क्वायर ले सकते हैं। अब आप इस नुक्ते पर जरूर चीखेंगे क्योंकि ये 16 के बराबर है। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत दफा इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। ये जैसा आपको नजर आ रहा है इससे कहीं ज्यादा आसान है। हम ऊपर की वैल्यू का स्क्वायर कर रहे हैं और नीचे की वैल्यू का भी स्क्वायर कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लूंगा, जैसा कि 0.66, और अब मैं अपनी x की वैल्यू को दोबारा आइस टेबल पर रख देता हूँ। बस मेरी मनफी x वैल्यूज यहाँ हैं और ये मेरी 2x वैल्यू होगी। तो आप इस तरह के ग्राफ को पढ़ सकते हैं जो कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन पर मुनहसर हों। अगर हम इक्विलिब्रियम पर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, हमें किस तरफ जाना है, और आखिर में आप आदाद शुमार का इस्तेमाल करते हुए रिएक्शंस का तयन कर सकते हैं कि ये बाएं से दाएं जाएगा। और अगर हम K पर पहुंचे तो क्या आप K को हल कर सकते हैं, और क्या आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन को मालूम कर सकते हैं? इस वीडियो को देखने के बाद आप सबको टॉपिक के बारे में अच्छी मालूमात हासिल हो गई होंगी। अब हम इस टॉपिक से मुतालिक एजुकेशनल गेम या सिमुलेशन देखते हैं। ये सिमुलेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए एक एक्विलिब्रियम सिस्टम के मॉडल को जाहिर करता है, जैसा कि रिएक्टेंट 2 तरफा तामुल देकर प्रोडक्ट बनाता है और ब्लू तब्दील हो जाता है रेड में। स्पीशीज स्फीयर से जाहिर की जाती हैं जो कि एक बॉक्स के साथ हरकत करती हैं। एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के लिए K 1 से कम होता है, 1 के बराबर होता है या 1 से ज़्यादा होता है। सैंपल के टेम्परेचर को एडजस्ट किया जा सकता है, जैसा कि बॉक्स के वॉल्यूम और सैंपल में स्फीयर की टोटल तादाद के। जैसा कि सिमुलेशन चलती है, रेड और ब्लू स्फीयर नंबर्स जाहिर होते हैं। सिमुलेशन को इस्तेमाल करने के लिए हर पैरामीटर को सेट करें और प्ले के बटन पर क्लिक करें।
उम्मीद है आपको इस वीडियो और गेम के जरिए इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मुतालिक मुफीद मालूमात हासिल हुई होंगी। आइए अब हम कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी यूज्ड टू predict direction of chemical reaction, predict extent of chemical reaction, equilibrium concentration of mixture, all of the above. Yes, the right answer is option D, all of the above. एक और सवाल को देखते हैं। If Kc represents as concentration and Kp represents as partial pressure, which is correct? Kc is equal to Kp, Kc is proportional to Kp, Kc is equal to 1 over Kp, Kc is inversely proportional to Kp. Yes, the right option is option B. Kc is proportional to Kp. तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आज के लेक्चर में आपको सबक को समझने में काफ़ी मदद मिली होगी। अपनी अगली एपिसोड में हम एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के मुतालिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।